नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर की शुरुआत। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गेस्ट हाउस में चल रहा था देह व्यापार, तो पुलिस ने गेस्ट हाउस में की छापेमारी। 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। गेस्ट हाउस में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने गेस्ट हाउस में की छापेमारी। 2 महिलाओं सहित 6 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का मामला। तो लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह की घटना सामने आना वाकई चौंकाने वाला है। पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की। लगातार यहां पर लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था, तो 2 महिलाओं सहित 6 लोग गिरफ्तार किए गए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर, श्रमिक ट्रेन में 2 मजदूरों की संदिग्ध मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों शवों को कानपुर सेंट्रल पर उतारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, श्रमिक ट्रेन में 2 मजदूरों की संदिग्ध मौत। दोनों शवों को कानपुर सेंट्रल पर उतारा गया। झांसी से गोरखपुर जा रही थी श्रमिक स्पेशल। 2 श्रमिकों में से एक की हुई शिनाख्त। 2 में से एक श्रमिक की पहचान हो गई है, शिनाख्त हो गई है। दोनों शवों को कानपुर सेंट्रल पर उतारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। सहयोगी प्रभात हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या जानकारी है? श्रमिक स्पेशल में 2 शव मिले हैं, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर जब श्रमिक एक्सप्रेस जो है वो झांसी से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, वो पहुंचती है तो उसमें 2 लोगों की जो मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों लोगों के जो शव हैं उनको कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर उतारा जाता है और वहां पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे अहम की उनकी कोरोना की जो जांच है, सैंपल जो है वो लिए गए। तो वहीं जो एक शव है उसके बारे में भी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार वो कहाँ से आया था और कहाँ की ओर जा रहा था। और ये दोनों शख्स जो है वो झांसी से ट्रेन में सवार हुए थे और एक जो शख्स की शिनाख्त हुई है वो मुंबई से चलकर गोरखपुर की तरफ जा रहा था और झांसी तक वो बस से आया था और बस से आने के बाद वो झांसी से ट्रेन में सवार होकर गोरखपुर के लिए रवाना हुआ था। तो लगातार जिस तरह से ट्रेन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मौत का सिलसिला जो है वो चल रहा है, लोग जो है वो एक के बाद एक मौत की आगोश में समा रहे हैं। तो वहीं कानपुर में बीते दिन भी 2 जो श्रमिक ट्रेन से जो लोग आए थे उनका डेड बॉडी जो उतारी गई थी, वो दोनों डेड बॉडीज जो थी वो पॉजिटिव पाई गई थी। तो हालांकि प्रशासन ने एहतियातन दोनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही साथ दोनों के जो सैंपल है वो लिए जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 10 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। तो एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामा शास्त्री को हटाकर उनकी जगह प्रशांत कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पीवी रामा शास्त्री एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। इसके अलावा राजीव सभरवाल एडीजी मेरठ जोन, अंजू गुप्ता एडीजी पीटीएस मेरठ, लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ रेंज, दीपेश जुनेजा बने एडीजी कार्मिक, एलवी एंटोनी, देव कुमार एडीजी सीबीसीआईडी और नीरा रावत एडीजी विमेन पावर लाइन बनी। जबकि बीके सिंह को पीएसी के साथ एडीजी सुरक्षा का प्रभार भी मिला है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत गृह विभाग में सचिव बने। आपको बता दें कि कई महीने बाद एक साथ 10 सीनियर अफसरों का तबादला किया गया है। तो कोरोना के संकट काल में हर तरफ बेहद सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन ऐसे माहौल में संत कबीर नगर जिले से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जब एक परिवार को उसके मृत बेटे का शव की जगह किसी और मरीज का शव दे दिया गया। यह मामला संत कबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र का है, जहां बस्ती के मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे एक युवक की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार को बेटे का शव लेने की सूचना दे दी और युवक के शव को सील पैक करके अंत्येष्टि स्थल भेज दिया। लेकिन जब परिवार ने आत्मदाह से पहले शव का चेहरा देखा तो पता चला कि वो उनके बेटे का शव नहीं बल्कि किसी और का शव था। जबकि जिस शख्स की मौत की सूचना उसके परिवार वालों को दी गई थी वो जिंदा है। लेकिन यह गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की लीपापोती में जुट गया है।
तो देश में जैसे जैसे कोरोना टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मरीजों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर जांच रिपोर्ट में ही गड़बड़ी होने लगे तो यह कैसे पता चलेगा कि कौन वाकई कोरोना संक्रमित है और कौन नहीं। ऐसा ही एक मामला मेरठ से सामने आया जहां एक प्राइवेट जांच लैब की रिपोर्ट गलत पाई गई और अब उस लैब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कोरोना की जांच में बड़ा खेल, गुरुग्राम की लैब में गड़बड़ झाला, लैब की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव, दोबारा टेस्ट में निगेटिव मिले मरीज। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाले खतरनाक वायरस कोरोना के मामले अब भारत में भी 1.5 लाख तक पहुंच चुके हैं, जिसकी काट ढूंढने में दुनिया के कई देश लगातार जुटे हुए हैं। कोरोना की दवा जब मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल इस वायरस से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है टेस्ट। लेकिन अब कोरोना जांच से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला मेरठ से आया है, जहां कोरोना की गलत जांच के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 मामले सामने आए। मेरठ में कोरोना के सैंपल गुरुग्राम के इसी निजी लैब में जांच के लिए भेजे जाते थे और इस लैब ने 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट में 8 लोगों के सैंपल पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी। लेकिन इन्हीं लोगों की जब मेरठ के मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में दोबारा जांच की गई तो 6 लोगों के सैंपल निगेटिव पाए गए। देखिए, जनपद मेरठ में अभी तक जो है कुल 376 हमारे पॉजिटिव केसेस थे, जिसमें लगभग 223 को हम लोग जो है ठीक करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। पिछले 3 दिन में जो है कुछ प्राइवेट लैब के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, विदिन 48 आवर्स स्वास्थ्य विभाग ने उनको दोबारा से मेडिकल कॉलेज से जांच कराया था। इनमें 8 में से 6 जो है पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई हैं। इसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने शासन को और मुझे रिपोर्ट दी थी, जिसको हम लोगों ने शासन को भेज दिया है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गुरुग्राम के मॉडर्न लैब का बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। इस लैब ने कोरोना के कई संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच किए और जांच में कई की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद मेरठ स्वास्थ्य महकमे को कुछ शक हुआ तो इनके 8 पॉजिटिव मरीजों के सैंपल मेडिकल कॉलेज में दोबारा चेक कराए गए, जिनमें से 6 पॉजिटिव मरीजों के सैंपल निगेटिव आए हैं, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और इसकी लिखित तौर पर स्वास्थ्य महकमे ने जिला अधिकारी अनिल ढींगरा से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद जिला अधिकारी अनिल ढींगरा ने उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी लिखित में शिकायत की और उनका कहना है कि शासन के द्वारा जो भी आदेश आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में बागपत रोड पर गुरुग्राम की इस लैब की एक शाखा है, जहां कोविड-19 की जांच के लिए हर मरीज से 4800 रुपए लिए जाते हैं। इस पैथोलॉजी कंपनी में अब तक कोरोना के 1253 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। लेकिन यहां गड़बड़ी का शक तब हुआ जब कुछ दिन पहले एक महिला के सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें महिला की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि इसी लैब ने महिला की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताया था। लेकिन अब कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ी के नए मामले सामने आने के बाद मेरठ के डीएम ने लैब का लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट लैब को ये सोचना चाहिए कि उनकी एक गलत रिपोर्ट किसी परिवार के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। वहीं कानपुर देहात में एक मजदूर का परिवार पिछले 40 दिनों से अपना घर छोड़कर खेत में रहने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों ने मजदूर के परिवार को उसके घर से भगा दिया। परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आरोपियों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि इस मामले में एक स्थानीय नेता पुलिस पर दबाव डाल रहा है। यह मामला जिले के पुरवाया इलाके के बंडा थाना क्षेत्र का है, जहां इस परिवार के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया। परिवार ने 9 और 15 मई को 2 बार तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो इस शख्स ने अफसरों को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन अब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल सका है। तो लाठी चलाने लगे, हम लोगों ने कुंडी लगा लिया। जब ये 12 बजे तो हम लोगों ने बाबूजी लिखल के गाँव जब बजे तो हमारे लोगों की जान बची, नहीं तो ये हमको जान से मार डाल। ये जलेपुर की घटना है, इसमें पिता और पुत्र के बीच में आपसी मारपीट की है। मामले को संज्ञान में ले लिया गया है
और पीड़ित पक्ष और उसके उभय पक्षों के बीच में जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। तो कोरोना महामारी के खतरे को रोकने के लिए बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को गांव में प्रवेश करने से पहले क्वारंटीन में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। गोंडा में मुंबई से लौटे एक शख्स ने इन दिनों खुद को खेत में बने मचान पर क्वारंटीन कर लिया है। इस शख्स का नाम संगम लाल है, जो मुंबई में काम करता था और हाल ही में वहां से लौटा था, जिसके बाद उसकी जांच कराई गई और क्वारंटीन होने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद उसने अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए खुद इस शख्स ने खेत में ही क्वारंटीन कर लिया अपने आप को। नाम संगम लाल है, बम्बई से आए हैं और ये डायरेक्ट मचानप आए हैं। तब ये मचानप प्रधान हमें कहने की दूरी बनाए रखो, तब से यही हन। अभी अगर काम काज कोनो वस्तु है तो यहाँ हम काम वाम करे लिए सुविधा देखा चाहिए थे, हम बाहर नहीं जाए चाहिए थे। अगर कुछ व्यवस्था हुए तो ठीक है, करेंगे इधर ही। वहीं मजदूरों की वापसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और यूपी के सरकार के बीच शुरू हुआ सियासी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब कांग्रेस इस मामले में अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को राजनीतिक मुद्दे बनाने में जुट गई है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यह संघर्ष जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है वो दिखाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार की तरफ से ठुकराया और दबाया जा रहा है। लेकिन अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे और कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट एरिया धारावी खाली होने लगा है। प्रवासी वापस यूपी और बिहार जाने के लिए सामान लेकर भीड़ लगा रहे हैं। पुलिस लोगों को लाइन में खड़ा करके बसों में बैठा रही है। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, हजारों की तादाद में धारावी के लोग सड़क पर मौजूद हैं। इन सभी लोगों को पुलिस बसों में भरकर रेलवे स्टेशन पर भेज रही है। बता दें कि धारावी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। धारावी इलाके में आज 38 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब इस इलाके में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1621 हो गई है। तबलीगी मरकज मामले में दिल्ली पुलिस लगभग 15 देशों के 83 नागरिकों के खिलाफ 20 आरोप पत्र दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। ये अभी आरोप पत्र विदेशी अधिनियम एक्ट समेत विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत दाखिल किए गए। दिल्ली पुलिस इस मामले में 943 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लगभग 50 आरोप पत्र कोर्ट के सामने दाखिल करेगी। देश के अलग अलग इलाकों से विदेशी तबलीगियों को पिछले 2 महीनों में गिरफ्तार किया गया है। मस्जिद में जमात बुलाई गई है विदेश से। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान आकर धार्मिक गतिविधियां चला रहे थे। लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली के तबलीगी जमात मुख्यालय में पुलिस ने कार्रवाई की, तब जाकर जमात के इस जाल का भंडाफोड़ हुआ था। एबीपी न्यूज को दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया है कि जिन देशों के नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए उसमें सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, फिलीपींस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, रूस, मोरक्को, फ्रांस, इजिप्ट, मलेशिया, ट्यूनीशिया और जॉर्डन के नागरिक शामिल हैं। ये विदेशी नागरिक तबलीगी मरकज की जमात में शामिल होने के लिए भारत आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आरोप पत्र इस मामले में दर्ज एफआईआर के पूरक आरोप पत्र के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं, क्योंकि किसी भी विदेशी नागरिक को एक समय सीमा से ज़्यादा किसी भी देश के भीतर नहीं रोका जा सकता जब तक उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश न किया गया हो। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने इस मामले में समय सीमा के भीतर जांच की और अब आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन सभी विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि इन लोगों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया।
ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन इन लोगों ने टूरिस्ट वीजा की आड़ में धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया और केंद्र सरकार को गलत जानकारी दी। लिहाजा इनके खिलाफ विदेशी अधिनियम एक्ट की धारा 14 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इस आरोप पत्र में विदेशी अधिनियम एक्ट के अलावा अन्य आपराधिक धाराएं भी शामिल की गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोप पत्र उन्हीं विदेशियों के खिलाफ दाखिल किया गया है जिन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था। आरोप पत्र वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और उसकी आड़ में मिशनरी एक्टिविटी को चलाने के तहत है। इन विदेशियों ने भारत सरकार के कानून की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया, जिसके चलते कोरोना महामारी और फैली। साथ ही इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र में प्राकृतिक आपदा मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी धाराएं जोड़ी गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि इन विदेशी जमातियों ने भारतीय कानून की अनेक धाराओं का भी उल्लंघन किया। मसलन महामारी के समय देश में धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन ये विदेशी 5 से ज़्यादा की तादाद में एक ही जगह पर मौजूद थे। इसके अलावा अनेक विदेशियों को कोरोना महामारी भी थी, लेकिन इन लोगों ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं किया, जिसके चलते महामारी फैलाने में इन लोगों का योगदान हुआ। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान कुल 943 विदेशी इस मामले में शामिल पाए गए। ध्यान रहे कि तबलीगी जमात मुख्यालय में अनेकों विदेशी नागरिक पाए गए थे और इनमें से कई भारत में और दूसरी जगहों पर चले गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इसी के साथ खबरों के सफर में रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। खबरें जारी हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।